दोस्तों 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 चैनल फॉलो कर लो, चैनल फॉलो कर लो दोस्तों दोस्तों। भाई चैनल फॉलो कर लो ना यार। देखो भाई साहब, अगर आप फॉलो कर लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, और घंटी दबा दोगे तो फिर तो डबल मज़ा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात को समझो, कर लो भाई साहब। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना और काजोल का एक शो चल रहा है। आजकल बहुत सारे बॉलीवुड वाले उस शो में जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। इसी शो में जानवी कपूर और करण जौहर भी गए, और अगर करण जौहर किसी शो में गया है और वहां कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जानवी कपूर ने करण जौहर से पूछा कि आप अपने बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। तो करण जौहर ने कहा कि जब मैं 26 साल का था तब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, अपनी वर्जिनिटी लॉस की थी। I lost my virginity when I was 26 years old. अब बताइए मैं क्या कहूं, आप मुझे बताओ। अगर कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि यार ये कमाल खान तो ऐसी सी बातें करता है। आप मुझे बताओ, क्या करण जौहर लड़की है? करण जौहर का कहने का मतलब क्या है? मतलब करण जौहर ने दुनिया को बताया कि मैं जब 26 साल का था तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम करवाई थी। या ऊपर वाले, या ऊपर वाले, कौन से गोले पे भेज दिया? मतलब क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मुझे इस गोले पे भेजना था तो इनको नहीं भेजना चाहिए था, और अगर इनको भेजा है तो इस गोले पे मुझे नहीं भेजना चाहिए था यार। मतलब ये कोई तुक है इस बात का? आप क्या कहना चाह रहे हो करण जौहर साहब? यार आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हो? मतलब मरवाना भी एक पेशा है, मरवाना भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लड़की ये कहती है कि वो 26 साल की थी जब उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस की थी तो समझ में आता है, लेकिन अगर करण ये कहता है कि मैं उस वक्त 26 साल का था जब सांडे का तेल लगवाकर मैंने करवाई थी और अपनी वर्जिनिटी खोई थी, तो ये बहुत ही, मतलब क्या कहूं इसके बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है नाजिश जहांगीर। लड़की वाकई ही बहुत सुंदर है, लेकिन अब इस लड़की ने खुद ही कहा है कि मुझे पता है मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूं, मुझे अपना हर फीचर पसंद है। अब नाजिश को कितना पता है कि वो कितनी सुंदर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई मुझे तो ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इसका फ़ैन हूं। इसकी आंखें नशीली हैं, इसके होठ रसीले हैं। भाई साहब इसका चेहरा जो है ना, जब मैं इसका चेहरा देखता हूं ना तो कसम से खो जाता हूं। इसके बाल, आए हाय हाय, रेशमी बाल। भाई मैं ये कह सकता हूं कि शायद दुनिया में इतनी सुंदर कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। अगर मैंने जिंदगी में कभी भी फिल्म बनाई तो भाई हीरोइन तो यही होगी, कुछ भी हो जाए। ये तो कहावत भी है और सच्चाई भी है कि जो इस दुनिया में आया है उसको वापसी तो जाना ही जाना है। लेकिन बहुत सारे नॉन लोग पिछले हफ्ते में वापसी चले गए हैं। पिछले हफ्ते असरानी जी का इंतकाल हो गया था और इस हफ्ते सतीश शाह जी का इंतकाल हो गया है। सतीश जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सतीश जी एक नॉन फेस थे। ऊपर वाला करे कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। बिग बॉस भी चालू है और बिग बॉस की कंट्रोवर्सी भी चालू है, क्योंकि जब बिग बॉस हो रहा है तो कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुढ़ऊ का शो है तो कंट्रोवर्सी तो जरूरी है। तो इस हफ्ते डबल एविक्शन हुआ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों को निकाल दिया गया, यानी कि बशीर और नेहल चुदवामा को निकाल दिया गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों को घर से निकाला जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छी टीआरपी ला रहे थे। घर में जो एक सो कॉल्ड कॉमेडियन है परनीत, वो क्या कर रहा है मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। उसको घर में किस लिए रखा हुआ है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उस आदमी को घर में रखा गया और इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया, इसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन जो बिग बॉस के बनाने वाले हैं वो अपने शो के बारे में अच्छा बुरा जानते हैं। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि अगर बशीर और नेहल को निकाल दिया जाए और परनीत को घर में रखा जाए तो शो को ज्यादा टीआरपी मिलेगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो सही थे या गलत थे। ये मैं आपको बता दूं कि ये बिग बॉस वालों की मर्जी है कि किसको घर में रखना है, किसको निकालना है। इस बात का वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो भी वोटिंग वगैरह का ड्रामा है वो सब फेक है। ये तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि करीना माल की बहुत बड़ी शौकीन है,
बहुत बड़ी पियक्कड़ है। लेकिन कितनी बड़ी पियक्कड़ है, जरा ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने, करीना किसी रेस्टोरेंट में थी और वहां इतनी पी ली थी कि फुल टल्ली हो गई थी। गाड़ी तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी इस औरत की। आप अंदाजा लगाइए। अरे भाई, आपको पता है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप टल्ली होकर बाहर निकलेंगी और गाड़ी में बैठेंगी तो आपका वीडियो बनाया जाएगा। तो कम से कम थोड़ा तो सोचिए, कम से कम थोड़ी पी लीजिए, कम से कम इतनी होश में तो रहिए कि सही से चल सके। काजोल ट्विंकल के शो में एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उसी एपिसोड में जिसमें करण और जानवी गए थे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ट्विंकल काजोल दोनों बूढ़ी हो चुकी है, दोनों के बड़े बच्चे हैं। तो आज ये दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर है कि कुछ भी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काजोल ने कहा कि फिजिकल चीटिंग से खराब है इमोशनल चीटिंग, और ट्विंकल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि बिल्कुल सही है, रात गई बात गई। मतलब रात में अगर किसी को आपने मिठाई खिला दी तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह भूल जाओ। I believe physical infidelity is not a deal breaker. रात गई बात गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों तो बूढ़ी हो चुकी है, एज के उस पड़ाव पर है कि ये कुछ भी कह सकती है। लेकिन जानवी का बेचारी का बॉयफ्रेंड है, तो जानवी इस बात को कैसे कबूल करती कि हाँ ये सही है कि भाई रात गई और बात गई। तो जानवी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब रात को मैंने किसी को चमचम खिलाई और सुबह भूल जाऊं कि किसको चमचम खिलाई है, ये कैसे हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। जानवी की ये बात सुनकर काजोल और ट्विंकल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये यंग है, अभी ये ऐसे ही सोचेगी, जब हमारी एज पर आ जाएगी तो फिर जो हम कह रहे हैं वही ये कहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि काजोल और ट्विंकल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अगर एक रात किसी के साथ बिता ली जाए, रात गई बात गई। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर इन दोनों औरतों के ऐसे विचार हैं तो फिर कोई भी अक्की और अजय को ब्लेम कैसे कर सकता है? भाई अगर उन दोनों की पत्नियां ऐसा सोच सकती है कि रात गई बात गई, तो फिर वो दोनों तो मर्द हैं, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। मेरे हिसाब से आज के बाद किसी को भी अजय और अक्की को ब्लेम करने का हक ही नहीं है। अक्की और अजय बिल्कुल फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां भी ऐसा ही सोचती हैं। अब ये करती हैं या नहीं करती ये मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। दो म्यूजिक डायरेक्टर है सचिन जिगर, इन्होंने काफी फिल्मों में म्यूजिक दिया। स्त्री 2 में भी इन्हीं का म्यूजिक था, आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा हिट रहा। भेड़िया में भी इन्हीं का म्यूजिक था, जो थामा रिलीज हुई है उसमें भी इन्हीं दोनों का म्यूजिक है। कुछ दिनों पहले 29 साल की एक औरत ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि जो सचिन है उसने उसको बेवकूफ़ बनाया, उसकी सालों तक मिठाई खाई और यहां तक कि उसका भी कराया। औरत ने अपनी कंप्लेन में कहा कि सचिन ने उसको इंस्टा पर अप्रोच किया था और फिर सचिन ने उसको लालच दिया कि मैं तुझे सिंगल में काम दिलाऊंगा, मैं तुझे फिल्मों में काम दिलाऊंगा, मैं तुझे सिंगर बना दूंगा, वगैरह वगैरह। तो औरत के कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने सचिन को अरेस्ट कर लिया था। अगले दिन सचिन को अदालत में पेश किया गया और फौरन ही जमानत मिल गई। अब अगर औरत ने इतने गंभीर इल्जाम लगाए थे और सचिन को अरेस्ट किया गया था और नेक्स्ट डे अदालत में जाते ही उसको जमानत मिल गई, तो पता नहीं कि पुलिस ने क्या केस बनाया होगा। मेरे ख्याल में जो पुलिस ने केस बनाया होगा वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। यही वजह है कि जाते ही अदालत में बेल मिल गई। अब पुलिस ने ऐसा क्यों किया होगा मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं। इसी बिग बॉस में एक तानिया पित्तल भी है, कुछ ना कुछ फेंकती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है जिसके ना सर है ना पैर है। और इसी फेंका फेंक की वजह से तानिया को खूब टीआरपी मिल रही है। सारी दुनिया जान चुकी है कि तानिया कौन है, लेकिन तानिया इतनी होशियार है कि उसने घर में अपनी पोल खुद ही खोल दी। तानिया ने खुद ही कहा कि अगर मैं अपने घर पर हूं तो इस तरह से नहीं फेंकूंगी जैसे इस शो में फेंक रही हूं। इस शो में मैं ऐसी ऐसी बातें इसलिए करती हूं, इतना फेंकती हूं ताकि मुझे टीआरपी मिले, लोग मुझे पसंद करें। मैं घर पे जाके थोड़ा ना इतनी फेंकती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, अपनी बताती हूँ सब जगह, मैं बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे करना पड़ रहा है, शो है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि तानिया को अच्छी तरह पता है कि जो कुछ भी वो कह रही है वो सब झूठ है
और तानिया को यह भी अच्छी तरह पता है कि अगर वो ये सब कह रही है तो इससे उसे टीआरपी मिल रही है। और एक कहावत है कि ऐसा झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो तानिया जितना भी झूठ बोल रही है उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये फेयर है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उसमें नाम आया है श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ का। ये करोड़ों का घोटाला है और पुलिस छानबीन कर रही है। तो श्रेयस तलपड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां से एडवांस में जमानत ले ली कि अगर कल को पुलिस उससे पूछताछ करे तो उसको अरेस्ट ना कर सके। लेकिन आलोक ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है। कुछ सालों पहले फिल्म बाहुबली 1, बाहुबली 2 रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में हिट रही थी। दोनों फिल्मों ने बहुत बड़ा बिजनेस किया था। दोनों फिल्मों का डायरेक्शन किया था राजा मौली ने, और अब राजा मौली ने इन दोनों फिल्मों को मिक्स करके एक फिल्म बनाई है। जैसे कि इन दोनों फिल्मों की लेंथ होती है तकरीबन 7 घंटे, तो 7 घंटे में से कट करके तकरीबन 3-3.5 घंटे की एक फिल्म बनाई है और उसको कहा है बाहुबली एपिक। अब इस फिल्म को थिएटर में उसी तरह रिलीज किया जा रहा है जैसे कि बाहुबली 1 और 2 को किया गया था। राजा मौली का ऐसा मानना है कि यह फिल्म इतनी चलेगी कि बाहुबली 1 और 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। राजा मौली के हिसाब से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगा। बताओ कैसे कैसे लुके हैं, क्या क्या सोचते हैं। होशियार चंद राजा मौली साहब, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैंने बाहुबली 1 भी देख ली, 2 भी देख ली, तो अगर अब आपने उन दोनों में से कट करके कोई फिल्म बनाई है तो मैं उसको देखने क्यों जाऊंगा? मैं पागल हूं, क्रेजी हूं जो अपने पैसे बर्बाद करूंगा, अपना टाइम बर्बाद करूंगा और फिर उसी फिल्म को देखने जाऊंगा? मतलब कौन सी दुनिया में हो भाई साहब? क्या सपने देख रहे हो यार आप? जमीन पे आ जाओ, हवा में मत उड़ो भाई साहब। महाफ्लॉप एक्टर अदरक वारसी भी कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, न्यूज में बना रहता है, क्योंकि अदरक को भी पता है कि दिखेगा तो बिकेगा, नहीं दिखेगा तो बिकेगा कैसे। तो अदरक वारसी ने कहा है कि अब बॉलीवुड के निर्माता बहुत ही सेफ खेलने लगे हैं। बॉलीवुड के निर्माता आज की तारीख में रिस्क नहीं लेते जैसे पहले लिया करते थे। बॉलीवुड वालों को रिस्क लेना चाहिए और नए एक्टरों के साथ फिल्में बनानी चाहिए। अदरक वारसी साहब, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 2005 तक सलमान खान की फिल्म 5 करोड़ में बनती थी। कितने में भाई साहब? सिर्फ 5 करोड़ में। और आज की तारीख में सलमान खान की फिल्म बनती है 250 करोड़ में, मिनिमम 250 करोड़ में। यानी कि किसी फिल्म को बनाने का खर्चा 50 गुना बढ़ गया है। तो आज की तारीख में कोई छोटी से छोटी फिल्म भी 30-40 करोड़ से कम में नहीं बनती। तो अगर एक निर्माता किसी फिल्म को नए एक्टरों के साथ बनाएगा और वो नहीं बिकेगी, नहीं चलेगी, तो उसके पैसे तो गए। तो वो बेचारा निर्माता तो बिना कोई गलती किए सड़क पर आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और भाई साहब, आप जो बॉलीवुड के निर्माताओं को ये ज्ञान दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं करते? आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप तो इंतजार कर रहे हो कि कोई निर्माता आए, आपकी बेटी को लॉन्च करे, आपके बेटे को लॉन्च करे। अरे भाई, आप भी तो रिस्क लो। आप अपने बेटे को लॉन्च कर दो, आप अपनी बेटी को लॉन्च कर दो। कितने खर्च होंगे? ज्यादा से ज्यादा 30-40 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे, उतने ही आपके पास होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं। वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, आप सड़क पे आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे, झुग्गी में जाकर रहना पड़ेगा। और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रिस्क लेने का मतलब क्या है। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो बॉलीवुड के निर्माता हैं वो आज की तारीख में रिस्क क्यों नहीं ले सकते। तो अदरक वारसी साहब, ज्ञान उतना ही दिया करो जितना ज्ञान आपके पास है और जितना कुछ आप खुद कर सकते हो। कुछ दिनों पहले एक लुक्खे एक्टर की एक घटिया सी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है एक दीवाने की हैवानियत। इसके एक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देखो मेरी फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। बॉलीवुड के सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि यह बहुत ही छोटी फिल्म है, इसको मत कर। बॉलीवुड के सभी लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। बॉलीवुड के सभी लोगों ने मुझे बेवकूफ कहा था इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैंने ये फिल्म की थी और कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। बताओ इस लुक्के को कोई। लुक्के हर्षवर्धन जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी शक्ल वैसी ही है जैसी बैंगन के टोपे की होती है। तो अगर आप अपने आप को स्टार समझते हो, बहुत हैंडसम मानते हो, तो ये आप सपना देखते हो, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो ये फिल्म है ये कोई हिट वगैरह नहीं हुई भाई साहब। जमीन पर आ जाइए।
पहले दिन का बिजनेस हुआ 6 करोड़ रुपए, जो आपके निर्माता ने बताया 10 करोड़ रुपए। आज संडे है और आज तक का रियल बिजनेस हुआ है सिर्फ 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि जो निर्माता है उसका शेयर है 10 करोड़ रुपए और फिल्म पे लगे हैं 45 करोड़। 35 करोड़ अभी बाकी है भाई साहब। वो 35 करोड़ कहां से आएंगे? आप अपना घर बार मकान दुकान बेचकर वो पैसे निर्माता को लौटा दो। और भाई साहब ये लड़का इतना डेस्परेट है, इतनी ड्रामेबाजी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। आप जरा वीडियोस देखिए इसके। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सब फिल्म रिलीज होने से पहले कह रहे थे ये छोटी फिल्म है, बट एक छोटी फिल्म को बड़ा आप सबने बनाया, सो थैंक यू सो। कहने का मतलब यह है कि इसने खुद ही अपनी सुपर फ्लॉप फिल्म को हिट मान लिया है। और जो इसका डायरेक्टर है मिलाप जवेरी गेंडा, वो भी ये कह रहा है कि ये मेरी फिल्म मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हिट है। अबे लुक्के, अबे कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो मर्यादा रख ले। बॉलीवुड में एक भूली बिसरी एक्ट्रेस है जिसका नाम है पेप्सी पन्नू। पेप्सी पन्नू ने डेनमार्क के एक बंदे से शादी की है, वो भी बेचारे गरीब से शादी की है। काफी दिनों से इस बेचारी के पास कोई फिल्म नहीं है, कोई इसको काम दे नहीं रहा है। भाई जब आपने शादी कर ली तो घर बैठिए, बात खत्म हो गई। तो किसी मीडिया वाले ने कह दिया कि भाई ऐसा सुनने में आया है कि पेप्सी पन्नू मुंबई छोड़कर डेनमार्क चली गई है अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए। और यह बात सुनकर पेप्सी पन्नू भड़क उठी। पेप्सी ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं डेनमार्क चली गई हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं डेनमार्क में अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी हूं। बताइए मुझे आप, अगर किसी ने ऐसा कह भी दिया कि भाई एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी है तो इसमें कोई गलत है बात? आप बताओ मुझे। लेकिन इस लड़की को यह बात इतनी बुरी लगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब इस लड़की को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया कि किसी की यह हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी हूं। बॉलीवुड की लड़कियों के लिए मैरिज की वैल्यू यह है। इस लड़की ने शादी ही डेनमार्क के आदमी से की है, इसीलिए कि वो डेनमार्क में रहे, ये मुंबई में रहे, ये यहां ऐश करे, वो वहां ऐश करे, और शादी नाम की बात खत्म। मीडिया में एक खबर आई कि दृश्यम 3 के लिए मूत वाले परेश रावल को साइन कर लिया गया है। लेकिन यह खबर सुनने के बाद मूत वाले ने इस खबर का खंडन किया। मूत वाले ने कहा कि यह बात तो सही है कि निर्माताओं ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे मजा नहीं आया। जो मेरा रोल था वो बहुत कमाल का रोल नहीं था, यही वजह है कि मैंने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जो टोटल स्क्रिप्ट है वो बहुत ही कमाल की है। ये है बॉलीवुड वाले। अगर इसका रोल अच्छा नहीं है तो फिर स्क्रिप्ट कमाल की कैसे है? और अगर स्क्रिप्ट कमाल की है तो फिर इसका रोल बढ़िया कैसे नहीं है? बात समझ रहे हो? और इस मूत वाले की क्या ही औकात है कि किसी फिल्म को आज की तारीख में रिफ्यूज करे? अरे भाई कोई इसको काम दे दे तो बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताइए थामा में इसके कितने सीन हैं? मुश्किल से 4-5 सीन हैं। तो किस रोल की ये बात कर रहा है? अच्छे बुरे किस रोल की बात कर रहे हो भाई साहब? तो मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत यह है कि जब मूत वाले ने स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मूत वाले की समझ में ही नहीं आई कि स्क्रिप्ट है क्या। यही वजह है कि मूत वाले ने मना कर दिया कि भाई मैं इस फिल्म को नहीं करना चाहता। किसी जमाने में सुभाष घई बहुत बड़ा फिल्म मेकर था। सुभाष घई को शोमैन कहा जाता था। बहुत सालों से इसने कोई फिल्म नहीं बनाई और आज की तारीख में हालात ये है कि कोई एक्टर इसकी फोन कॉल भी नहीं लेता, कोई एक्टर इस बेचारे की कहानी भी नहीं सुनता। फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन घई साहब न्यूज में बने रहने के लिए बॉलीवुड के बारे में कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं, किसी ना किसी एक्टर के बारे में बात करते रहते हैं। अब इसने अपने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर के बारे में बात की है और कहा है कि रणबीर कपूर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही कमाल का एक्टर है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ना जाने क्या क्या कहा। शायद इस बेचारे को यह उम्मीद होगी कि ये सब कहने के बाद रणबीर इसकी कहानी सुन लेगा। ऐसा नहीं होगा घई साहब, ये सपने देखना आप बंद कर दीजिए। अब आपका टाइम ऊपर जाने का आ चुका है, फिल्में बनाने का टाइम नहीं रहा। बात को समझिए। तो ये चमचागिरी करने से कुछ नहीं होगा, ये मीठी चुपड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। रणबीर तो वैसे भी आपको जानता नहीं, रणबीर ने तो वैसे भी आपके साथ कभी काम नहीं करना है। और अगर यही बात आप फ्लॉप वरुण धवन या अर्जुन कपूर के बारे में करते तो शायद वो आपकी कहानी सुन भी लेते। रणबीर कपूर कहां, आप कहां? आपकी फोन कॉल भी नहीं लेगा भाई साहब। मत मेहनत करो।
जरूरत नहीं है भाई साहब। चंकी पांडे बहुत अच्छा फादर है, अपनी बेटी को फुल छूट दी हुई है कि बेटा एक टाइम में 2 बॉयफ्रेंड रख, 3 रख, 4 रख, कोई दिक्कत नहीं है। हर हफ्ते ऑफिशियली डिक्लेयर कर कि आज मैं अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने जा रही हूँ, आज अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने जा रही हूँ। अब चंकी पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अनन्या पांडे बहुत ही कामयाब हीरोइन बन चुकी है। आंट पांडे की भी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, वो भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। चंकी पांडे ने कहा है कि मैं दुआ करता हूँ कि अनन्या और आहान मुझसे 100 गुना बड़े स्टार बने। चंकी भाई, हकीकत यह है कि जब तुम्हारी पहली फिल्म आई तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया था कि यार क्या हैंडसम एक्टर आया है। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने कहा था कि आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और वाकई ही आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की। मुझे याद है आपकी और गोविंदा की फिल्म आके कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो कहने का मतलब यह है चंकी भाई कि आप भले ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, बट हकीकत यह है कि अपने वक्त में आप अच्छे बड़े एक्टर थे, और अगर अनन्या और आंट पांडे आपका 10% भी बन सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये तो नहीं मुझे पता कि शाहरुख खान का ये वीडियो नया है या पुराना है, लेकिन ये वीडियो वायरल है, जरा आप भी देखिए। एसआरके ने जब संजय मिश्रा को देखा तो भाग कर आया और संजय के गले लग गया, और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार दोस्ती हो तो ऐसी, क्या जबरदस्त दोस्ती है, क्या शाहरुख खान भाग कर आया और संजय को गले लगा लिया। भले ही संजय छोटा मोटा कॉमेडियन हो, भले ही एसआरके इतना बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्ती कमाल की है दोनों की। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि ये दोस्ती ऐसे ही नहीं है, इस दोस्ती के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है। इन दोनों ही भाइयों के शौक एक जैसे हैं, ये दोनों ही रगड़ रगड़ कर और लपेट लपेट कर खींचा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों का शौक एक है तो फिर दोस्ती तो होनी ही है। बात को समझो मेरे भाई। बिग बॉस में शहनाज का भाई शाहबाज भी है। शाहबाज ने कहा है कि भाई मैं भी नॉमिनेशन में आना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे घर से बाहर कोई कैसे निकाल सकता है। मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि वोटों की भरमार हो जाएगी, मुझे कोई घर से बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। आप जरा सुनिए इस लड़के ने क्या कहा। नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ। आएंगे सब है, बैठे हैं फिर सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ। तो इस अकल से पैदल इंसान ने कहा कि सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग इसके साथ है। पहली बात तो यह कि सिद्धार्थ की खुद की ही फैन फॉलोइंग नहीं थी, और सिद्धार्थ तो बेचारा कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तो उसकी कौन सी फैन फॉलोइंग। और फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि शाहबाज का सिद्धार्थ से क्या लेना देना है। यह शाहबाज सिद्धार्थ का बेटा है या भाई है, आखिर क्या है? किस वजह से सिद्धार्थ के फैन शाहबाज के लिए वोट करेंगे? ओह अच्छा, ठीक है शाहबाज भाई, मुझे याद आया। तो आप ये कह रहे हो कि सिद्धार्थ के फैन आपके लिए वोट इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी बहन सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आपकी बहन सिद्धार्थ को रोजाना लोखंडवाला से लाकर चमचम खिलाया करती थी, इसलिए सिद्धार्थ के फैन आपके लिए वोट करेंगे। अब अकल से पैदल आदमी कौन सी दुनिया में है बेटा। ये तेरा स्टेटमेंट जो है इतना गलत हो गया जिसके कोई इंतहा नहीं। बस अब 1-2 हफ्ते का ही तू घर में है, तेरा निकलना पक्का है, गारंटी है। मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। मैं कभी कभी एक एपिसोड दोबारा पोस्ट कर देता हूं, जैसे कि पोल खोल एपिसोड 140 है तो वो आज पोस्ट कर देता हूं, शायद 2 दिन के बाद दोबारा पोस्ट कर देता हूं अगर नया वीडियो नहीं बनाता। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब आपने दोबारा वीडियो पोस्ट क्यों किया, चीटिंग क्यों की। अरे भाई साहब, अगर एपिसोड 140 है तो जब दोबारा पोस्ट करता हूं उस पे लिखा होता है कि एपिसोड 140, मैं उस एपिसोड पर 140 की जगह 141 लिखकर रिलीज नहीं करता। तो इसमें चीटिंग कैसे हुई? अगर आपने वीडियो 140 देख लिया है और 140 ही दोबारा अपलोड हुआ है तो आप उसको मत देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसको देख लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर 140 हमने देखा ही नहीं, कब रिलीज किया, कहां रिलीज किया, सर दोबारा पोस्ट कर दीजिए ना। तो मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूं, लेकिन अगर मैं सेम एपिसोड दोबारा पोस्ट करता हूं तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सेम एपिसोड है, आप उसको दोबारा मत देखिए। बिहार में इलेक्शन है, रैलियां चल रही है, नेता एक दूसरे के बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, और कुछ एक्टर भी इन इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
वो भी खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रवि किशन बीजेपी पार्टी में है और भोजपुरी फिल्मों का एक सुपरस्टार है जिसका नाम है खेसारी लाल, उसको आरजेडी ने टिकट दिया है छपरा से। तो रवि को बहुत गुस्सा आ गया है ये जानकर कि खेसारी लाल ने आरजेडी ज्वाइन की है, वो आरजेडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो जब रवि बिहार गया तो रवि ने कहा कि मैंने तो उसको अपना छोटा भाई समझा था, हमेशा ही उसको अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, लेकिन खेसारी लाल ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। रवि ने कहा कि जब महाभारत हुई थी तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि सामने मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, ताया है, दादा है, उनसे कैसे लड़ूं, उनको कैसे मारूं? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हें युद्ध ईमानदारी से लड़ना होगा, ये भूल जाओ कि तुम्हारे सामने कौन है, तीर चलाओ। तो रवि का वोटरों से कहना यह था कि खेसारी लाल भले ही मेरा छोटा भाई हो, लेकिन तीर चलाओ, ये युद्ध है, खेसारी लाल को खत्म कर दो, इसकी जमानत जब्त करा दो। इस पर खेसारी लाल ने रवि को रिप्लाई दिया, सुनिए। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव की तरफ से तो मैं हूं। रवि ने आगे वोटरों से कहा कि आपको वोट बीजेपी को ही देना होगा, क्योंकि बीजेपी मंदिर बनाने वाली है, बीजेपी सनातन को बचाने वाली है। यानी कि रवि ने डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं की, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं की, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं की, जनता की भलाई के बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं, तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी हमारी आस्था, हमारी मां है। और खेसारी लाल ने बहुत ईमानदारी के साथ रवि को फिर से जवाब दिया, जरा सुनिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि रवि किशन वो ड्रामा है जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल पूछा था कि सर दिल्ली में छोटा समोसा मिलता है, लखनऊ में बड़ा समोसा मिलता है, मुंबई में उससे भी बड़ा समोसा मिलता है, हैदराबाद में बहुत ही छोटा समोसा मिलता है, लेकिन सब जगह प्राइस एक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रवि का सवाल था। आप बताइए, ऐसे आदमी को किसी को भी वोट देना चाहिए क्या? ऐसे आदमी की बातों को किसी को भी मानना चाहिए क्या? ये वो आदमी है जो रिमोट से लहंगा उठाता है, ऐसे आदमी की बात पर किसी को भी भरोसा करना चाहिए क्या? तो वोटरों की अपनी मर्जी है, वो किसको वोट देंगे ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि रवि किशन बहुत बड़ा ड्रामा है, इसको इग्नोर कीजिए। चमगादड़ हर्षवर्धन अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहा है, तो एक जगह इस चमगादड़ ने पब्लिक से कहा कि आप आयुष्मान खुराना की फिल्म भी देखिए, मेरी फिल्म भी देखिए, हम दोनों ही आउटसाइडर्स हैं। अगर आप लोग हमारी फिल्में देख रहे हैं तो मैसेज बिल्कुल क्लियर जा रहा है कि आप लोगों ने बॉलीवुड से नेपोटिज्म पूरी तरह खत्म कर दिया है। आपने इस दिवाली पे 2 आउटसाइडर्स की फिल्म को सपोर्ट किया। आयुष्मान खुराना की भी फिल्म आई है, मेरी भी आई है। दोनों फिल्में देखिए प्लीज, दोनों को एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज बाहर जाता है कि आप लोगों ने अकेले पूरा का पूरा बॉलीवुड से नेपोटिज्म ही खत्म कर दिया। मतलब इसका ऐसा मानना है कि पब्लिक को इसकी फिल्में देखनी चाहिए क्योंकि ये आउटसाइडर है, और जो बॉलीवुड के बच्चे हैं उनकी फिल्में पब्लिक को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। चमगादड़ भाई, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो नेपो किड्स हैं उनके सामने आप कहां खड़े हैं। रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, उन के बाल के बराबर भी आपकी औकात नहीं है। समझ रहे हो आप? ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में आप उन्हीं को नेपो किड्स बुला रहे हो। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी चमगादड़ जैसी शक्ल से अच्छी तो अर्जुन कपूर की शक्ल है, वरुण धवन की शक्ल है, वो भी आपसे 1000 गुना अच्छे हैं। तो अगर आप सपनों में जी रहे हो, अपने आप को सुपरस्टार खुद ही मान रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि नेपोटिज्म को आपने खत्म कर दिया है, मुझे सुपरस्टार बना दिया है, तो ये खाली आपके सपने हैं। चमगादड़ भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जनता है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका बेटा है, किसका बेटा नहीं है, कौन आउटसाइडर है, कौन इनसाइडर है।
जनता को उस हीरो की फिल्में देखनी है जो हीरो उनको पसंद आएगा, जनता को वो फिल्म देखनी है जो फिल्म उनको पसंद आएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा नेपो किड नहीं है, आउटसाइडर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हैं और आज भी उसको फिल्में मिल रही है। बॉलीवुड वाले आज भी उस आउटसाइडर को काम दे रहे हैं जिसकी लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हैं। अक्षय कुमार की भी लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, उसको भी बॉलीवुड वाले काम दे रहे हैं, वो भी एक आउटसाइडर है, वो भी नेपो किड नहीं है। तो अगर सिद्धार्थ जैसे आउटसाइडर को 10 फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी फिल्में मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी कोई बात नहीं है, जो बिकता है उसी को फिल्में मिलती है। और मुझे आप ये भी बता दीजिए कि अगर आपको बॉलीवुड वालों से इतनी नफरत है तो आप किसके साथ फिल्में करोगे भाई साहब? वायरएफ नेपो किड, धर्मा नेपो किड, एक्सल नेपो किड, रेड चिल्लीज नेपो किड, टी सीरीज नेपो किड, एकता कपूर नेपो किड, साजिद नडियाडवाला नेपो किड। तो जब इन नेपो किड्स के साथ आप काम ही नहीं करोगे तो किसके साथ काम करोगे? और कौन है बॉलीवुड में जो फिल्में बनाता है? कौन आपको काम देगा? तो बेटा हकीकत यह है कि आप शेख चिल्ली बन चुके हो, जिस डाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अगर आप ये नेपोटिज्म की बातें करोगे तो भाई साहब कोई सी ग्रेड फिल्म में भी काम नहीं देगा, ये याद रखना। प्रियदर्शन साहब अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, बहुत कामयाब फिल्में बना चुके हैं। प्रिय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने गोविंदा और सलमान के साथ अपनी फिल्मों को टाइम पर खत्म किया है, ये मेरा एक अचीवमेंट है। प्रियन का कहना यह था एक्चुअली कि ये दोनों ही वो एक्टर हैं जो कभी टाइम पर आते ही नहीं हैं। अगर सुबह 10 बजे की शिफ्ट होती है तो शाम को 10 बजे आते हैं। इसके बावजूद भी मैंने इन दोनों के साथ फिल्में बनाई और टाइम पर खत्म की। तो कहने का मतलब यह है कि प्रियन ने बिना कुछ कहे ही इन दोनों को नंगा कर दिया। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि ये जो छटाक भर की लड़की है जन्नत जुबैर, इसकी असली पर्सनालिटी क्या है वो जरा देख लीजिए। अब फिर से इसका एक और वीडियो सामने आया है। ये कहीं गई थी, वहां कोई भाई खड़ा था, जैसे ही ये कार से उतरी उसने इसको शूट कर लिया। जरा देख लीजिए आप। देख लिया आपने भाई साहब कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी है इस लड़की की। इसका वजन है एग्जैक्टली 16 से 18 किलो, हाइट है एग्जैक्टली 3 फीट। लेकिन जब ये पार्टीज में जाती है तो खूब पैडिंग वगैरह करके आती है। नहीं तो हकीकत यह है कि अगर इसका कोई फैन इसको रियल में देख ले तो उसको गश आ जाए, वो बेहोश होकर गिर जाए। वीडियो थोड़ा पुराना है, आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह साबित करने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि बॉलीवुड में जितने भी हस्बैंड हैं वो अपनी बीवी को प्यार करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। कहीं स्टेज पर आकर कहेंगे कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूं, कहीं इंटरव्यू में कहेंगे कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए ताकि उसकी बीवी देखे और उसको यकीन हो कि वाकई मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करता है। नहीं तो कोई भी हस्बैंड ये दुनिया के सामने क्यों कहेगा कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूं? अरे भाई, अगर बीवी है तो जाहिर सी बात है हस्बैंड प्यार करता ही होगा। प्यार ना करता तो शादी क्यों होती, लाइफ कैसे चलती? तो जब कभी करण जौहर ने अजय देवगन से कहा था कि बॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं वो सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं, तो सुनिए अजय ने क्या कहा था। One lie that every actor from the film fraternity tells. I love my wife. तो अजय ने कहा था कि बस बॉलीवुड का सबसे बड़ा झूठ यही है कि जो एक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूं। हकीकत यह है कि कोई भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता, क्योंकि वहां चमचम की कोई कमी नहीं है बॉलीवुड में भाई साहब। चमचम इतनी बिकती है बॉलीवुड में, मतलब जहां देखो वहां शोरूम खुला हुआ है चमचम का। तो जाहिर सी बात है जो एक्टर हैं वो बीवी को प्यार क्यों करेंगे भाई साहब। और ये बात भी मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि कोई भी एक्ट्रेस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि उसका कैरियर खत्म हो गया है, वो बूढ़ी हो गई है, अब उसको कोई काम नहीं देगा, अब उसका कोई फैन नहीं रहा। तो जब करण ने अजय से पूछा कि काजोल किस एक्टर के साथ अच्छी लगेगी, तो अजय ने करण से पूछा कि आपका कहना यह है कि किस एक्टर की मां का रोल ये अच्छे से कर सकेगी। और ये बात सुनकर काजोल भड़क उठी। सुनिए आप। Which actor from the current lot would look best opposite Kajal? As a son.
मतलब ये सुनकर के अजय ने मान लिया है कि काजोल बूढ़ी हो गई है। काजोल भड़क उठी, अजय को गालियां देने लगी ऑन कैमरा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि काजोल को कितना इंसल्ट फील हुआ। मतलब काजोल ये मान ही नहीं सकती कि वो बूढ़ी हो गई है, उसका कैरियर खत्म हो गया है। काजोल को तो आज भी ये लगता है कि वो 19-20 साल की लड़की है, बिल्कुल एकदम जवान है। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए। कुछ दिनों पहले आर्यन खान की वेब सीरीज ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई थी और जब से ये वेब सीरीज रिलीज हुई है तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। इस वेब सीरीज के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती ही रहती है। इस फिल्म में हीरो था लक्ष्या और लक्ष्या को इस वेब सीरीज में एक लड़की ने किस किया था, सिर्फ एक किस ही किया था बस, और कोई रोल नहीं था आगे पीछे। इस लड़की का नाम है पंखुड़ी गिडवानी। पहले आप ये किस देख लीजिए। ये मैं हूं। बहुत मजा आया मुझे आर्यन, लक्ष्य और राघव के साथ शूट करने में। हमने सेट पे इतनी मस्ती की। देख लिया भाई साहब आप लोगों ने। इस किस सीन को पोस्ट करते हुए इस लड़की ने कहा है कि मैंने जब इस वेब सीरीज की शूटिंग की तो बहुत मजा आया, हम सब ने सेट पर बहुत मस्ती की और लक्ष्या के साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आया। आर्यन खान सीन को बहुत अच्छे से समझाता है, वगैरह वगैरह। मैडम जी, इसको शूटिंग नहीं कहते, इसको किस करना कहते हैं। मैडम जी, आप गई, किस किया और निकल ली, आपका यही रोल है, इसके अलावा तो कुछ और रोल नहीं है। तो मैडम जी, इसको मिठाई बांटना कहते हैं। और आपने खुद ही अपने वीडियो में कहा कि आप तो लक्ष्या को पहले से जानती थी, पहले भी आप दोनों काम कर चुके थे, पहले भी आप मिठाई खिला चुकी थी, पहले भी आप लक्ष्या को अपनी चमचम दे चुकी थी, तो बात खत्म हो गई। फिर इस सीन को करने में आपको कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, बात समझ रही हो। लेकिन मैडम जी, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसको एक्टिंग नहीं कहते, इसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मिठाई खिलाना कहते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड वाले आपके जैसी लड़कियों को ढूंढते फिरते हैं। हमने सेट पे इतनी मस्ती की। मैं एक्चुअली लक्ष्य को पहले से जानती थी क्योंकि हमने एक पार्क एवेन्यू की एड साथ में शूट की थी एंड देयर ऑल्सो वी हैड अ ग्रेट टाइम। आर्यन बहुत ही हार्ड वर्किंग डायरेक्टर हैं। ही मेक्स श्योर दैट एवरीबडी गेट्स द राइट ब्रीफ एंड उन्होंने हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया ऑन सेट। एंड राघव और लक्ष्य हर समय मस्ती मजाक। आपके जैसी ओपन माइंडेड लड़कियां इन लोगों को चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब बहुत सारे बॉलीवुड वाले हैं जो आपको बहुत सारा काम देंगे। काम की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी अब। फरदीन के कैरियर में एक ही फिल्म है नो एंट्री, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। फरदीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि एक दफा उसकी एक फैन ने उससे कहा था कि अगर आपने दोबारा अपनी जिंदगी में ऐसी घटिया फिल्म की जैसी नो एंट्री है तो बहुत बुरा होगा आपके लिए, फिर मैं आपकी फैन नहीं रहूंगी। भाई साहब, फरदीन भाई, कुछ तो मर्यादा रखिए। क्या कह रहे हो आप, कुछ तो सोचिए। मैं मानता हूं कि आप जितने भी एक्टर हो सब अकल से पैदल हो, लेकिन भाई साहब कभी तो थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर लो। अरे आपके पूरे कैरियर में एक ही तो फिल्म हिट है जिसका नाम है नो एंट्री। उसी फिल्म को आप खुद ही कह रहे हो कि वो वाहियात फिल्म थी, तो आपके कैरियर में बचा क्या है, घंटा। अबे भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।